हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी ज्ञान वृद्धि चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आपने पहले की दोनों क्लास देख ली होगी। जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो वो वर्ण व्यवस्था भाग 1 जाकर पढ़ें और स्वर भाग 2 जाकर पढ़ें। और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं वर्णों की कुल संख्या कितनी है और व्यंजन के उच्चारण स्थान के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसमें स्वरों का तो मैंने बता दिया था, यहाँ पर हम करेंगे वर्णों की संख्या। पहले हम पढ़ेंगे कि परंपरागत समय में कितने थे। ये हो गया आपका परंपरागत विभाजन और यहाँ पर हो जाएगा आपका आधुनिक विभाजन। परंपरागत में थे आपके स्वर थे 11, व्यंजन थे 33 और कुल वर्ण आपके थे 44। ठीक है। आधुनिक समय में वैसे तो स्वर 11 ही हैं अब भी, लेकिन वो मैंने बताया था ना, अयोग हुआ उनको साथ में मिला लेते हैं। स्वर तो आपके 11 ही रहेंगे, अयोग हुआ हो जाएंगे 2, तो ये दोनों मिलाकर कितने हो गए आपके 13 हो गए। उसके बाद हम करेंगे व्यंजन। तो व्यंजनों में सबसे पहले आएगा आपका स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25। उसके बाद हम करेंगे अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। उसके बाद है आपके ऊष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी होती है 4। उसके बाद है अपना संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या भी है 4। उसके बाद हम करेंगे द्विगुण व्यंजन, जिनको द्विगुण भी बोलते हैं, उपयुक्त भी बोल देते हैं, अतिरिक्त भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या है आपकी 2। उसके बाद हम करेंगे विशिष्ट व्यंजन, जो आपका अगस्त 2024 में एक और वर्ण जोड़ा गया है। तो आधुनिक समय में अपने जो कुल व्यंजन है उनकी संख्या हो गई 40 और 13 आपके ये श्योर वाले हो गए, तो टोटल आपके कितने हो गए 53 हो गए। ठीक है। आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है तो आप 53 बताओगे। यदि वो पूछ ले कि परंपरागत वर्ण विभाजन के अनुसार वर्णों की संख्या बताए तो आप 44 बताओगे। यदि आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी है तो आपको बतानी है 53। और ये विशिष्ट व्यंजन जो है अभी आपका जोड़ा गया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि विशिष्ट व्यंजन कौन सा है और कौन सा व्यंजन है जिसके जोड़ने के कारण जो है आधुनिक समय में वर्णों की संख्या 52 से बढ़ाकर 53 की गई है। तो ये बातें आपको याद में होनी चाहिए। अब हम आज व्यंजन का जो उच्चारण है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमने स्पर्शी व्यंजन की बात की थी वो कौन कौन से थे। तो ये इसको जो स्पर्शी व्यंजन है इनके अलग अलग नाम मैं बता देती हूँ आपको। ये यहाँ से यहाँ तक 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 और 5, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण है। तो 5 और 5 कितने हो गए 25 हो गए। तो इनको हमने क्या बोला था स्पर्शी व्यंजन। तो आज मैं आपको स्पर्शी व्यंजन के उच्चारण के बारे में बताऊंगी और इनकी संख्या कितनी होती है 25 होती है। सबसे पहले आप इन्हीं को देख लेते हैं, फिर आगे मैं जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको करवाती जाऊंगी। तो सबसे पहले हो जाएगा ये क वर्ग, यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ क वर्ग, यानी कि जिस वर्ण से ये लाइन जो है वो शुरू हो रही है उसी के नाम पर वर्गों के नाम रखे हुए हैं। तो ये हो जाएगा आपका क वर्ग और ये हो जाएगा आपका च वर्ग, ये हो जाएगा आपका ट वर्ग और ये हो जाएगा आपका त वर्ग और ये हो जाएगा आपका प वर्ग। तो हमें करना क्या है, इनका उच्चारण देखना है कि किसका उच्चारण कहाँ से होता है, ये चीजें हमें देखनी है। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि उच्चारण हम याद कैसे रखेंगे। जैसे मान लो ये हो गया अपना कंठ, इसके बाद
हम ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ये हो गया, मान लो ऐसे अपना मुख यहाँ तक है, ये यहाँ से अपनी साउंड आ रही है, ये अपने ओष्ठ वगैरह हो गए। ठीक है, तो जो ये आपका क वर्ग है ना, इसका उच्चारण होगा आपका कंठ से। जैसे आप बोलकर देखते हैं, क ख ग घ ग। अब इसको है ना प्राचीन समय में क्या बोला जाता था, अड़ बोला जाता था। उसके बाद है ना इसका उच्चारण जो है थोड़ा परिवर्तित किया गया, तो इसको क्या बोला गया, इसको एंगे बोला गया, ये वाला उच्चारण होने लगा। उसके बाद भी इसका अड़य उच्चारण करने लगे, तो दोनों ही अड़य भी है और अंगे भी है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे क ख ग घ अंग, इनका उच्चारण हम करते हैं तो जो अपनी जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो कहां से निकल रही है, कंठ से निकल रही है। आपकी जो वायु है वहां से कंठ से निकलेगी, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, इस वर्ग को बोला गया है कंठ है। ये हो गया आपका कंठ। यहाँ ये क्या रहेगा आपका, ये रहेगा आपका कंठ। उसके बाद ये वाला जो भाग है, ये आता है आपका यहाँ पर तालु। यहाँ पर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका मूर्धा, और ये वाला भाग हो जाएगा आपका दंत, और ये वाला भाग हो जाएगा आपका ओष्ठ। यही 5 अपने उच्चारण स्थान है, और इन्हीं से इन सभी वर्णों का उच्चारण किया जाता है, चाहे आपके स्वर हो चाहे व्यंजन हो। तो कंठ का तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कि आप मेरे साथ बोलकर देखो, क ख ग घ अंग। तो ये साउंड आपकी कहां से निकल रही है, कंठ से निकल रही है। और जब हम इनका साउंड करेंगे, जैसे देखो च छ ज ज य, इनका उच्चारण हम करते हैं तो ये कंठ से थोड़ा सा ऊपर का स्थान है, यहाँ यहाँ से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इनको बोला जाता है तालव्य। और इसमें से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा आपसे, ये इनमें से है ना जो आपका ये वर्ण व्यवस्था है, इसमें से ही कोई 4 वर्ण आपको नीचे रख देगा। यदि उसको नेगेटिव फॉर्म में प्रश्न पूछना होगा तो वो पूछेगा आपसे कौन सा तालव्य नहीं है, मान लो ये दे दिया, तो फिर आपको ये इनमें से 3 को आप पहचान लोगे तो बता दोगे कि ये वाला है। यदि वो आपसे सीधा ही पूछे कि कौन सा तालव्य है, तो इनमें से कोई एक आपको मिलेगा, तो आप आसानी से पहचान लोगे। उसके बाद क्या होता है, ये जो ट वर्ग वाली है, ये लाइन आती है अपनी, तो ट वर्ग है, इसका उच्चारण कहां से होगा, जैसे आप बोलकर देखो ट ठ ड ढ ण। इसकी उच्चारण जो है, और जो हमारी जुबान है, जो जीवा है, वो ऊपर ऊपर की तरफ जाकर लगती है, जो है ना, आप अपने मुख को अंदर से ऊपर की साइड जैसे टच करके देखो, जैसे अपने रोड पर ब्रेकर से लगे होते हैं ना, ऐसे लाइनें ब्रेकर से अपने माउथ में भी बने होते हैं। तो वहां पर जब आपकी जीवा जाकर लगती है, तो आप इन इन वर्णों का उच्चारण ठीक से करते हो। इसलिए इनको बोला जाता है मूर्धन्य। तो इनका उच्चारण कहां से होगा, आपकी मूर्धा से होगा, इसलिए इनको मूर्धन्य वर्ण बोला जाता है। अब इनका उच्चारण आप कहां से करोगे, जैसे ये त वर्ग हो गया आपका, त वर्ग का उच्चारण करते समय जैसे आप बोलकर देखो, मेरे साथ साथ उच्चरित करो, त थ द ध न। तो आपकी जो जीवा है, आपकी जो जुबान है, वो कहां से जाकर लगती है, दंत से जाकर लगती है, दांतों से जाकर लगती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, दंत्य। ये वाला नहीं है, यहाँ पर दंत्य वर्ण बोला जाता है। अब प वर्ग का हम उच्चारण करेंगे तो देखो बोलकर प फ ब भ म, तो जो आपके ओष्ठ है वो आपस में टकरा रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण हो जाएगा आपका ओष्ठ, इसलिए इनको ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा, जैसे जैसे मैंने बोला था कि दंत है, तो ये वाला पोर्शन हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर आपके ओष्ठ होते हैं, तो उसके थोड़े से पीछे ही होता है आपके दांत। और यहाँ पर ऊपर की तरफ, जैसे ये आपका बीच का सेंटर पॉइंट हो गया, ये नीचे का हिस्सा हो गया, ये ऊपर का। तो यहाँ पर है ना आपके जैसे अवरोधक से बने हुए, लाइनें लाइनें से बनी हुई है, वहां से उच्चारण करोगे, किसका करोगे आप, ट ठ ड ढ ण का। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। स्पर्शी व्यंजन होते हैं, और कई बार इनको स्पर्श स्पृष्ट व्यंजन कहकर भी पुकार लिया जाता है, ये इसका दूसरा नाम है स्पर्शी व्यंजन का। उसके बाद आपका आता है य र ल व, इनको हम क्या बोलेंगे, अंतस्थ बोलेंगे। लेकिन
ये जो सीक्वेंस है आपका, ये वाला जो क्रम है, इसको हम बोलेंगे य र ल व। ये आपका अंतस्थ व्यंजन का प्रक्रिया क्रम है, प्रक्रिया क्रम है। लेकिन यदि इसका उत्पत्ति क्रम आपसे पूछा जाए तो ये आगे पीछे हो जाते हैं। उत्पत्ति क्रम पूछेंगे ना आपसे, तो इसमें य व र और ल ये ऐसे लिखे जाएंगे, यानी कि जो वह है वो य के तुरंत बाद में आ जाएगा, और र और ल ये तो अपने स्थान पर ही है, जैसे ये थोड़े से पीछे चले जाएंगे। तो इस क्रम को हम बोलेंगे उत्पत्ति क्रम। इस क्रम को हम क्या बोलेंगे? इस क्रम को हम बोलेंगे उत्पत्ति क्रम। आपको प्रश्न मुश्किल बनाने के लिए वो पूछ सकता है आपसे। ये हो गए आपके। उसके बाद हम ये वाला करते हैं, ये है आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब ये वाला जो स है, इसका उच्चारण होगा आपका तालु से। याद रखोगे आप इसको। ये तालव्य है आपका, बोलकर देखो मेरे साथ साथ। स तालु से बोला जाएगा। ये है आपका मूर्धन्य, इसका उच्चारण करके देखो स, तो आपकी जीवा जो है वो ऊपर जाएगी, और इसका उच्चारण आप करोगे स स, तो ये है आपका दंत्य। ठीक है, ऐसे आप इनको याद रख सकते हो। इन इन ये वाला जो है, ये और ये बहुत बार इन तीनों शय का उच्चारण आप अच्छे से याद रखोगे, और इनका उच्चारण स्थान क्या है वो भी अच्छे से याद रखोगे। बहुत बार ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब ये वाले हो गए आपके संयुक्त व्यंजन, ये वाले हो गए आपके संयुक्त व्यंजन, और ये वाले हो गए आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन है ये। उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी बोला जाता है। ये हो जाएगा आपका उत्क्षिप्त, इसी का नाम है द्विगुण, इसी का नाम है गौण व्यंजन। गौण व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। और इसका एक नाम और आजकल प्रचलन में है, वो लिखवा देती हूँ मैं आपको। इसका एक नाम है ताड़न जात। ताड़न जात व्यंजन भी इनको बोला जाता है। अब मैं इनके बारे में बता देती हूँ आपको। जैसे इसका उच्चारण स्थान में आपको बता देती हूँ कि क्या है। जो ड़ और ढ है ना, वैसे तो ड और ढ से ही इनका मान लो मिलकर बना है। इनके नीचे वैसे डॉट लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है इनके नीचे लगे, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। तो जैसे हमारी जुबान है ना, वो ऊपर जाएगी, तालु को टच करके एकदम से नीचे गिरेगी। तालु को टच करके क्या करेगी, एकदम से नीचे, एकदम से गिरेगी। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उत्क्षिप्त। यानी कि इसका अर्थ होता है कि फेंकना। एकदम से जीभ जो है ऊपर जाएगी और फिर नीचे की ओर फेंक दी जाएगी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उत्क्षिप्त बोला जाता है। ताड़न जात भी बोला जाता है। उसके बाद मैं ये वाला करवा देती हूँ कि कौन कौन से वर्ण से मिलकर बना हुआ है। ये प्रश्न भी आपका बहुत ही बार पूछा जाता है कि जो ये अक्षय है आपका, ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसमें आ जाएगा आपका क, श प्लस अ, यानी कि इसको हिंदी में घन भी बोलते हैं। ये मिलकर बनेगा आपका त, घन र, अ। ज आपका जो है ये बनेगा ज, य, घन, अ। इसका नाम उच्चारण वैसे तो अज्ञ बोलते हैं, लेकिन अज्ञ नहीं होता, शुद्ध हिंदी में इसका उच्चारण किया जाता है जय। इसलिए आपने बाबा रामदेव को बोला होगा, वो ज्ञान को ज्ञान नहीं बोलते, वो जान बोलते हैं। विज्ञान को विज्ञान नहीं बोलते, विज्ञान बोलते हैं, क्योंकि ये जय और ये से मिलकर बना हुआ है। ये है आपका ये, और ये है आपका जय। ये आप याद रखोगे कि इनका विभाजन कैसे होता है। उसके बाद हम करते हैं कि शरय का, शरय में जो है वो कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं। तो इसमें आपका है तालव्य श, र और अ। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसका आगे का पार्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा।
इतने आप अच्छे अच्छे कमेंट करना। आपको क्लास कैसी लगी? धन्यवाद।